नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी के गांव में बेटियों के नाम पर होंगे तालाब। प्रतिभावान बेटी के नाम पर पौधे लगाए जाएंगे। राजस्व विभाग गोष्ठियों का आयोजन भी करेगा। बेटियों के सम्मान में सरकार नई नीति लेकर आई है। बेटियों की सुरक्षा भी सरकार खासा जोर दे रही है इस पर। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं और लखनऊ से हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, बिल्कुल अमित, सरकार का फैसला, चूंकि मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत भी कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो अब यूपी के सभी गांव में जो तालाब हैं उन हर गांव की प्रतिभावान बेटी के नाम से एक तालाब का नाम रखा जाएगा। इसके साथ ही राज्य के हर गांव में प्रतिभावान बेटी के नाम से वृक्षारोपण भी होगा। सीएम ने साफ कर दिया है कि जो मिशन शक्ति के तहत जो कार्यक्रम होंगे, जागरूकता अभियान होंगे, राजस्व विभाग की गोष्ठियां होंगी, उसमें महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाएगा, उनको सुरक्षा की तरह दृष्टि से आगे बढ़ाया जाएगा। यानी उन्हें आने वाले समय में जो ट्रेनिंग होती है सुरक्षा को लेकर, जूडो से लेकर सारी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो बेटियों की सुरक्षा और स्वावलंबन को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि इस जो नई नीति बनी है मिशन शक्ति से सभी को संबद्ध किया जाए। और कल भी प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने बैठक की थी जिसमें निर्देश दिया था कि मिशन शक्ति के तहत जितनी भी योजनाएं हैं वो फोकस की जाएंगी बालिकाओं पर। तो अब उत्तर प्रदेश के जितने भी गाँव है वहाँ बेटियों के नाम पर वृक्षारोपण होगा और उनके नाम से तालाबों का नामकरण भी होगा। अमित, बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगरा से 2 दिन पहले एक लड़की लापता हो गई। इस मामले में पीड़ित परिवार ने न्यू आगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित परिवार से पूछताछ के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। पुलिस को सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए कुछ सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश और पीड़ित को सुरक्षित खोजने के लिए 4 टीमों का गठन किया है। साथ ही कई लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है, क्योंकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि मेहताब नाम के शख्स ने लड़की का अपहरण किया है, जबकि पुलिस का कहना है कि पीड़िता के पिता के साथ आरोपी काम किया करता था। हमने कुल 4 टीमें पीड़िता की बरामदगी और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगा दिए हैं और जिसके कारण 3 इनके परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। जो पीड़िता के फादर के साथ टीमें अभी भी लगी हुई हैं, छानबीन चल रही है। क्राइम ब्रांच और सर्विलांस की टीम लगा दी गई है। लोकल स्तर पे सीसीटीवी का भी अवलोकन किया गया। सीसीटीवी में पीड़िता का एक व्यक्ति के साथ जाना जो है स्पष्ट हुआ है। वैसे पुलिस जिन 2 तस्वीरों की बात कर रही है वो तस्वीरें न्यूज़ 18 के पास हैं। उन तस्वीरों में भी पुलिस की थ्योरी के मुताबिक सब कुछ सही है। पहली तस्वीर में दिखाई दे रहा है मेहताब बेनकाब लड़की के सिर पर हाथ फेरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में मेहताब एक नकाब पहने लड़की के साथ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश तेज कर चुकी है ताकि पता लगाया जा सके कि असल में आरोपी किसके साथ है और लापता लड़की कहां है। पश्चिम बंगाल में आजकल बीजेपी के बड़े नेताओं का जमघट लगा हुआ है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और टीएमसी दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम नेताओं को पश्चिम बंगाल में चुनावी जमीन तैयार करने के लिए झोंक दिया है। आज स्मृति ईरानी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ स्कूटी यात्रा निकालकर ताकत दिखाने की कोशिश की है। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने का भी काम किया। और अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर में स्मृति ईरानी दिख रही हैं, जिसमें स्कूटी यात्रा निकाल रही हैं वो, लेकिन इस यात्रा के जरिए बीजेपी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी का सहारा लिया। सचिवालय तक जाकर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला, लेकिन स्मृति ईरानी ने महंगाई के खिलाफ नहीं बल्कि ममता के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए स्कूटी यात्रा निकाली। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं आज की तस्वीर है, जब स्मृति ईरानी स्कूटी यात्रा की अगुवाई कर रही थी, स्कूटी पर सवार थी। ममता बनर्जी के खिलाफ उनकी स्कूटी यात्रा थी। लेकिन जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं ये कल की तस्वीर है। ममता बनर्जी इलेक्ट्रिक स्कूटी से सचिवालय तक पहुंची, विरोध दर्ज कराया पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ।
देश में एक साथ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव की घोषणा कर दी। वैसे भी इन राज्यों में चुनाव प्रचार में तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन अब तारीखों का ऐलान होने के साथ ही चुनाव प्रचार में और तेजी दिखाई देगी। सभी चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमारे सामने कोविड की चुनौती है, लेकिन इसके लिए हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स भी जी जान से जुटे हुए हैं। Amid the challenges of our keep them on silent, amid the challenges of COVID-19 that we still continue to face, we shall find immense comfort in the stories of hope and see value in the positive and encouraging lessons that are emerging in the post-COVID world. This period of unprecedented health crisis will also be remembered for the innumerable acts of courage, compassion, selflessness by these so-called ordinary people doing most extraordinary acts. पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए सबसे ज्यादा 8 चरणों में चुनाव होंगे। इसको लेकर बीजेपी भी लगातार चुनाव मैदान में दिखाई पड़ रही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पहले चरण की वोटिंग 27 मार्च को होगी, दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा, चौथे चरण का मतदान 10 अप्रैल को होगा, 5वां चरण 17 अप्रैल को होगा, 6वां चरण 22 अप्रैल को, 7वां चरण 26 अप्रैल को और अंतिम चरण यानी 8वें चरण के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। जबकि 2 राज्यों और एक केंद्र शासित राज्य में 6 अप्रैल को मतदान होगा। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 6 अप्रैल को मतदान होगा, तमिलनाडु में भी 6 अप्रैल को मतदान होगा और केरल में भी 6 अप्रैल को ही वोटिंग होनी है। लेकिन इन सभी चुनाव के नतीजे एक साथ 2 मई को आएंगे। इसके साथ ही असम की 126 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 27 मार्च को मतदान होगा, दूसरे चरण की वोटिंग 1 अप्रैल को होगी और तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। कल संत शिरोमणि रविदास की जयंती है, जिसको देखते हुए वाराणसी में कल सीर गोवर्धनपुर में सियासी जमावड़ा लगने वाला है। खबर है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ये दूसरा मौका होगा जब प्रियंका गांधी दूसरे साल लगातार संत रविदास के कार्यक्रम में शामिल होंगी। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में इस पूरे कार्यक्रम को और इस दौरे को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। और अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर वाराणसी में रविदास मंदिर की है। इस मंदिर का अपना खास महत्व है, क्योंकि संत रविदास पर आस्था रखने वालों की अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में प्रियंका गांधी एक बार फिर से वाराणसी का दौरा कर संत रविदास मंदिर में जाकर माथा टेकेंगी। जिन तस्वीरों को दिखाया जा रहा है वो तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन कल ऐसी तस्वीर फिर से दिखाई पड़ सकती है। तीसरी तस्वीर अखिलेश यादव की है। ये माना जा रहा है कि 2022 पर सियासी फायदा पाने के लिए अखिलेश यादव भी जयंती के मौके पर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो पूर्वांचल के 3 दिन के दौरे पर हैं। राजनीतिक दल के लोग और नेता ऐसे संतों के पास जाते रहते हैं, उनकी याद में उन्होंने जो कार्य किए, उनके जो महान कार्य हैं उनके लिए जाते रहते हैं। और लगता है उसी परंपरा की एक कड़ी है ये कि उस दिन के उस तहत सभी नेता जा रहे हैं। दलित पॉलिटिक्स से संत रविदास का नाम नहीं जोड़ना चाहिए। मुझे लगता है वो दलितों के नहीं, पूरे समाज को मार्गदर्शन करने वाले थे। कांग्रेस पार्टी कभी जात और मजहब की सियासत नहीं करती है। हम तो सब धर्मों को मानते हैं, सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी तो रंगों की राजनीति करती है, जात और मजहब की सियासत करती है। प्रियंका गांधी जी संत रविदास मंदिर पहले भी गई हैं, लगातार जाती रहती हैं, मगर जो लोग जा रहे हैं उनके लिए राजनीति हो सकती है। कांग्रेस कभी जात और मजहब की सियासत नहीं करती है। श्री अखिलेश यादव जी सर्वमान्य नेता हैं, विकास पुरुष हैं, समाज में विकास की राजनीति करते हैं, समाज को आगे ले जाने की राजनीति करते हैं। वो समाज के सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। 2012 से 17 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास करके दिखाया है, उत्तर प्रदेश में काम करके दिखाया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने यह तय कर लिया है कि 2022 में बाईसाइकिल की सरकार होगी। सियासी आरोपों के बाद अखिलेश यादव ने मिर्जापुर में कल के कार्यक्रम को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर में संत रविदास जयंती कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, लेकिन इसके पीछे सियासी चाल नहीं है। पहले भी हर पॉलिटिकल पार्टियां संत रविदास की जयंती पर शामिल होती रही हैं और इस बार भी शामिल हो रहे हैं। इस पर सियासत इस बार इसलिए दिख रही है क्योंकि 2022 के चुनाव नजदीक हैं, इसलिए हर किसी की नजर इस पर है।
तुलसीदास जी के उनके काम, उनके सिद्धांत, उनके आदर्शों पे बहुत सारे लोग चलते हैं, बहुत सारे लोग विचार किसी दूसरे तरीके से भी देखते हैं, लेकिन लगातार हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग पहले भी जाते रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है, इसलिए आप लोग भी बड़ी सावधानी से देख रहे हैं। अयोध्या के विकास पर लगातार सरकार का ध्यान रहा है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से अयोध्या की तस्वीर लगातार बदल रही है। अब अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के काम में तेजी लाने के लिए मोदी सरकार ने 250 करोड़ रुपए देने का काम किया है, जिसकी मदद से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट तैयार होगा। जबकि योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट में 101 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस एयरपोर्ट के लिए की है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को दुनिया में पहचान दिलाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। कल यानी 27 फरवरी से खिलौनों का वर्चुअल महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के खिलौना निर्माताओं को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। देश का पहला टॉय फेयर 27 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इसमें स्थानीय कारीगरों से लेकर विदेशी खिलौना कारोबारियों को एक साथ आने का मौका मिलेगा। यहाँ पारंपरिक खिलौनों से लेकर आधुनिक खिलौना उद्योग के जनक, जानकार और जिज्ञासु तीनों होंगे। ये टॉय फेयर 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। सरकार ने इस फेयर का आयोजन किया है। एक वेबसाइट www.theindiatoyfair.in शुरू हुई। कारीगर कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अभी तक देश भर से 1.27 लाख से ज्यादा आवेदन मिले। 1000 से ज्यादा खिलौना निर्माताओं के खिलौने देखने और खरीदने का मौका मिलेगा। खिलौनों के इस महाकुंभ को आयोजित करने का मकसद भारत की विविधता भरे पारंपरिक और स्थानीय खिलौना उद्योग को वैश्विक मंच मुहैया कराना है। खिलौनों का वैश्विक बाजार करीब 7 लाख करोड़ का है। मेले से $400 मिलियन के व्यापार का मौका मिलेगा। नए रोजगार के अवसर और खिलौना उद्योग को मजबूती मिलेगी। खिलौनों के इस महाकुंभ के लिए सरकार को टाइटल स्पॉन्सर मिल गया है। हेमलेज ने इसकी जिम्मेदारी संभाली है। हेमलेज टॉय फेयर के लिए वर्चुअल बूथ तैयार करेगा। साथ ही दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में टॉय सर्कल लॉन्च करेगा और देश के 743 आंगनबाड़ियों में आने वाले बच्चों को खेल खिलौने वितरित करेगा। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल विजन के मद्देनजर इस टॉय फेयर का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल ने टॉय फेयर वेबसाइट को लॉन्च किया। इस मौके पर इन सभी ने इस महाकुंभ को भविष्य में खिलौना उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताते हैं। सीएम योगी ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल 27 फरवरी को प्रातः 11 बजे द इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया जाएगा। ये वर्चुअल मेला हजारों खिलौना प्रदर्शकों एवं खिलौना उद्योग से जुड़े कई लोगों के पारंपरिक व आधुनिक खिलौनों हेतु एक विराट मंच प्रदान करेगा। बच्चों के लिए मनोरंजन ही नहीं, ज्ञानवर्धन का भी कारक सिद्ध होगा। इस आयोजन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन एवं बधाई। मुंबई में एंटीलिया के पास विस्फोटकों से भरी कार मिलने के मामले में मुंबई पुलिस के एक्शन की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तारीफ की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रवक्ता ने मुंबई पुलिस को धन्यवाद दिया है और तुरंत एक्शन लेने पर आभार व्यक्त किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रवक्ता ने कहा है कि हमें भरोसा है कि मुंबई पुलिस जल्द ही इस मामले की जांच पूरी करेगी। 25 फरवरी को एंटीलिया के पास संदिग्ध स्कॉर्पियो में विस्फोटक मिला था। मौके पर कार खड़ी करने वाले शख्स को भी सीसीटीवी में देखा गया है, लेकिन चेहरे पर नकाब और सिर पर ढकने की वजह से उसकी पहचान नहीं हो पाई है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।